हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास के बारे में। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम क्यों बनाया था और गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी, इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और जो न्यू यूजर हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश इसलिए क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन के अधिकांश वर्ष एक राजा की दास्ता या गुलामी में बीते थे। वह एक दूसरे मुस्लिम सुल्तान मोहम्मद गोरी का गुलाम था। जीवन के आरंभिक वर्षों में ही कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने दास के तौर पर खरीद लिया था। वह मोहम्मद गोरी की सेवा में रहा। ऐबक के कार्य को देखते हुए गोरी ने उसे अपनी सेना के सैनिकों में शामिल कर लिया। धीरे धीरे वह सैन्य सहायक और सेना का नेतृत्व करने लगा और मोहम्मद गोरी के लौट जाने के बाद भारत में गोरी के शासित क्षेत्र का अधिपति भी बना लिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका परिवार तुर्किस्तान के निवासी थे। यहीं पर सन 1150 ईस्वी में बालक कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म हुआ था। जन्म के समय ऐबक के परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। उन दिनों समाज में दास प्रथा व्याप्त थी। इसी कारण उसे एक अच्छी कीमत पर किसी व्यापारी को बेच दिया गया। इसी तरह दास व्यापार के तरह कुतुबुद्दीन ऐबक को आगे एक काजी को बेच दिया गया। काजी ने ऐबक को अपने पुत्र के साथ साथ धर्म और आत्मरक्षा का ज्ञान दिया। काजी ने उसे तलवारबाजी और घुड़सवारी का भी प्रशिक्षण किया। दुर्भाग्य से काजी की असमय मृत्यु हो गई और काजी के पुत्रों ने फिर से बालक कुतुबुद्दीन ऐबक को बेचने की योजना तैयार कर ली। इसी समय वहां के सुल्तान भी अपनी सेना के लिए योग्य दासों की खरीद कर रहे थे, तो ऐबक को भी मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन में ही दास व्यवस्था का शिकार हो गया था, इसीलिए वह पूरी व्यवस्था से अच्छी तरह परिचित था। उसने मोहम्मद गोरी की खूब सेवा की और उसके साहस और व्यवहार ने सुल्तान को बहुत प्रभावित किया। समय बीतने पर सुल्तान ने ऐबक को शाही अस्तबल की जिम्मेदारी सौंप दी। अस्तबल की जिम्मेदारी मिलने के बाद ऐबक को सुल्तान के साथ कई सैन्य अभियानों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। धीरे धीरे ऐबक तुर्क सुल्तान की सेना में अहम पद प्राप्त करने में सफल हुआ। वह अब सुल्तान की सेनाओं का नेतृत्व भी करने लगा था। उसने युद्ध नीति में कुशलता हासिल कर ली थी। तराइन के दूसरे युद्ध में जब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का आमना सामना हुआ तो चौहान को बंदी बनाने में भी कुतुबुद्दीन ऐबक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके इस कारनामे से सुल्तान बहुत खुश हुआ और अपने तुर्किस्तान वापस लौटने के अभियान से पहले उसने ऐबक को भारत के जीते हुए राज्यों का सूबेदार नियुक्त किया। अब सल्तनत का गुलाम कहा जाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली, लाहौर और मध्य भारत का सूबेदार और शासन बन गया था। ऐबक एक कुशल नेतृत्व प्रदान कर सकता था और सुल्तान ने भी उसकी इस प्रतिभा को पहचान लिया था। इसीलिए उसे तत्कालीन भारत के कुछ क्षेत्रों का सूबेदार बनाया गया था। तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने तुर्किस्तान जाने का निर्णय लिया और अपने जीते हुए साम्राज्य में कुछ हिस्सा ऐबक को शासन चलाने के लिए देने के बाद राजपूतों से जीती गई जागीरें राजपूतों के वंशों को ही बतौर जागीरदार और देखरेख के लिए प्रदान कर दी गई थी। लेकिन सुल्तान के लौटने के बाद राजपूत विद्रोह करने लगे और तुर्क साम्राज्य से बगावत पर उतर आए। इसके जवाब में ऐबक ने भी इन विरोधियों को बड़ी क्रूरता से दबाया।
सबसे पहले उसने अजमेर और मेरठ में विरोधियों को कुचल दिया और पूरे दिल्ली के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की महत्वाकांक्षा जागी और उसने संपूर्ण भारत को विजय करने का अभियान छेड़ दिया। पूरे भारत में तुर्कों के साम्राज्य को फैलाने के अभियान के तहत ऐबक ने हाजी के जाट सरदारों के विद्रोह को दबाया। 1194 में अजमेर के राजपूतों ने फिर से विद्रोह किया, लेकिन वे ऐबक के आगे टिक नहीं सके। इस अभियान से तुर्क साम्राज्य अजमेर से वाराणसी तक फैल गया। इसके अगले ही साल 1195 में उसने अलीगढ़ को तुर्क साम्राज्य से मिला लिया। इसी तरह से उसने बेहद कम समय में अनिलवाड़ा, कन्नौज, चंदवार और बदायूं पर आक्रमण कर उन्हें जीत लिया और बड़ा पैमाने पर कत्लेआम और लूटपाट की ऐबक अपने आप को कट्टर सन्नी कहा करता था। उसने कलिंजर, महोबा, बनारस और खजुराहो पर आक्रमण करते हुए वहां के तमाम मंदिरों को तोड़ डाला और जमकर लूटपाट करते हुए पूरे इलाके को रोद डाला। उसने सेनापति बख्तियार के नेतृत्व में सेना को पूर्वी दिशा में भेजा और बंगाल तथा बिहार को भी लूट लिया। इस प्रकार ऐबक ने अपने नेतृत्व में तुर्कों के साम्राज्य का बहुत विस्तार कर दिया था। तुर्क सुल्तान मोहम्मद गोरी अपनी मृत्यु से पूर्व अपने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं कर पाया था। वह दासों पर बहुत भरोसा करता था। इसका एक कारण यह भी था कि गोरी का कोई पुत्र नहीं था। गोरी की मृत्यु हो जाने पर उसके सबसे प्रमुख और भरोसेमंद दासों में सुल्तान बनने को लेकर होड़ लग गई। इन दासों में ऐबक के अलावा गयासुद्दीन मोहम्मद, यलदौज, कुवाचा और अली मुराद प्रमुख थे। ये सभी लोग किसी तरह सुल्तान बनना चाहते थे। अंत में ऐबक ने अपनी कुशलता और सेना के समर्थन से दिल्ली की गद्दी पर अपना दावा पेश किया और दिल्ली का बादशाह बना। 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक करवाया और दिल्ली से शासन चलाने लगा। शासक बनने के बावजूद ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। यहीं से उसने एक नए साम्राज्य की नींव रखी, जिसे गुलाम वंश कहा जाता है। ऐबक अपनी राजधानी दिल्ली से लाहौर ले गया। इसी बीच अजमेर के राजपूतों ने विद्रोह कर दिया और अली मुराद ने भी ऐबक को सरदार मानने से इनकार कर दिया। ऐबक वापस दिल्ली लौटा और सफलतापूर्वक इन विरोधियों को दबाने में कामयाब हुआ। चलो जान लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी। सुल्तान बनने के बाद भी ऐबक का अधिकतम समय युद्ध के मैदान में ही बीता, लेकिन उसके द्वारा स्थापित किए गए गुलाम वंश ने लगभग एक सदी 1206-1290 तक भारत में अपनी जड़ें जमाई रखीं। ऐबक का बादशाह के रूप में शासनकाल बहुत ही छोटा रहा और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने पर ऐबक को गंभीर चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई। ऐबक के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। उसने ऐबक की योजनाओं को आगे बढ़ाया और कुतुब मीनार के अधूरे काम को पूरा करवाया। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था, क्योंकि वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जबकि ऐबक स्वयं ही मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ऐबक के गुलाम के साथ साथ इल्तुतमिश ऐबक का दामाद भी था। इल्तुतमिश राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आया। ऐबक के द्वारा दिल्ली की कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी, परंतु वह अपने जीवित रहते इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं कर सका। इसके बाद इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। दोस्तों, आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना।